Hello kids, welcome back to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 ICSE का सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस. आज होगा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, व्हाट आर केमिकल चेंजेस. हमने उनके डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखे, हम लोगों ने उनके डिफरेंसेस को स्टडी किया. तो आज मूविंग फर्दर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं और वन बाय वन हम 2 या 3 टाइप्स को एक एक लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे सो दैट कि आपकी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की एक थरो अंडरस्टैंडिंग हो. क्योंकि केमिस्ट्री में आप बहुत सारी रिएक्शंस देखने वाले हो, आपको एक्चुअली में इन्हें अंडरस्टैंड करना है. तो हमें एक अच्छी बिगनिंग करनी है और अच्छी बिगनिंग के लिए आपको इन केमिकल रिएक्शंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कौन सी रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, क्या हो रहा है, तो हम सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. तो आज का ये लेक्चर शुरू करेंगे हम लेक्चर 1 के रीकैप से. हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से याद है कि क्या पढ़ा था, क्योंकि ये वाला जो रीकैप है मैं आपके साथ कैसे करने वाली हूँ, एक क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ. सो आई होप आप सब लोगों को पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से याद है. जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखें, उसको पॉज करके खुद से उसका आंसर सोचो और फिर हम उसको वापस आंसर के साथ कंसेप्ट को चेक कर लेंगे कि हाँ आपने सही सोचा था या नहीं सोचा था. तो इस तरीके से आपकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन की, उसकी भी प्रैक्टिस होगी, आपकी लर्निंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन अ फिजिकल चेंज. तो पहले खुद से आप सोचो कि आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो वेल अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो फिजिकल चेंज क्या होती है, ये वो चेंज होती है जो कि ऑल्टर करेगी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस केमिकल सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं, रिवाइज करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज. तो मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए थे. तो क्या आप लोगों को याद है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑलराइट. तो अगर आप लोगों ने एक बारी दिमाग में सोच लिया है तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो फिजिकल चेंज होती है दैट इज अ टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल चेंज. नो न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. The energy required to bring about the physical change is generally going to be equal to the energy released when the change is going to be reversed. और चौथा था, there occurs no change in mass of the substance undergoing the physical change. ठीक है, I hope आप लोगों को याद था. अगर नहीं याद है प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर और अपने कंसेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिफाइन अ केमिकल चेंज. ऑलराइट, सो आप लोगों ने सोच लिया क्या होती थी केमिकल चेंज. तो चलिए आंसर देखते हैं. सो परमानेंट चेंज इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस गिव्स राइज टू वन और मोर सब्सटेंसेस विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज. तो परमानेंट चेंज होती है और जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं वो एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करेगा जिनकी कॉम्पोजिशन, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. तो सबसे पहले द केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल. The change cannot be reversed to give back the original substance. Although मैंने आपको ये बताया था कि कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होंगी, ठीक है, और उनके बारे में हम और आगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जो हमने आज पढ़ना शुरू करना है उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें आप रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स भी अच्छे से स्टडी करोगे. One or more new substances they are formed and these substances they are called as products. The energy is going to be generally involved to bring about a chemical change. या
तो जब केमिकल चेंज होगी उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, मगर डेफिनेटली कोई एनर्जी चेंज जरूर इन्वॉल्व होगी. The mass of the substance undergoing a chemical change is going to be altered. So again इसको भी मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया था. सो प्लीज मेक श्योर कि आपने पिछला लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखा हुआ. ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमने बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी किए थे फिजिकल चेंजेस के, केमिकल चेंजेस के. तो जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो जनरली आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपसे ये पूछा जाएगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर अ चेंज इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस हो, ट्रू फॉल्स हो, तो ऐसे डिफरेंट वेज में आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे. जैसे कि यहाँ पे आइस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर या वाटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस क्यूब्स, और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो आप लोगों को मालूम है ये कौन सी चेंज है? यस, ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि ये टेम्परेरी है एंड दिस इज रिवर्सिबल चेंज. हम आइस क्यूब्स को हीट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग वाटर, और वाटर को अगर हम कूल करेंगे, इनफैक्ट रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, हम उसको फ्रीज करेंगे. वी हैव टू टेक इट टू अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, देन वी विल बी गेटिंग बैक द आइस क्यूब्स. ओके, सो नेक्स्ट अब ये वाला एग्जाम्पल है. अगेन आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं और वो हीट करने पे दे रहा है मर्करी और अलोंग विद दैट ऑक्सीजन. तो ये कैसी चेंज है? यस, आप सब लोग जानते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है पिछले लेक्चर में. तो ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंस को हमने हीट किया था और उसने दो सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस किया जिनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है फ्रॉम द ओल्ड सब्सटेंस. और अगर आप लोगों को याद हो तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है वो एक ऑरेंजिश रेड कलर का पाउडर था, और जब हमने उसको हीट किया तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई और सिल्वर कलर का मर्करी डिपॉजिट हुआ. आने वाले आज के इस लेक्चर में जब हम पढ़ाई करेंगे मैं आपको इनके कलर दोबारा से भी दिखाऊंगी. ठीक है? ओके, नेक्स्ट है वी हैव अ पेपर, और पेपर को हम क्या कर रहे हैं? हम बर्न कर रहे हैं, और आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज है. तो वेल द आंसर इज द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज. मगर अगर हम इसको बर्न ना कर रहे होते, सिंपली हम इस पेपर को लेके काट रहे होते, तो वो कैसी चेंज थी? Yes, that would have been a physical change क्योंकि पेपर की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, मगर बर्न करने पे उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट पिक्चर, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. तो क्या आपको मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मैंने पिक्चर आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी. तो यहाँ पे हमारे पास है एक आयरन रॉड जिसे हम हीट कर रहे हैं, और हीट करने पे उसका कलर क्या हो रहा है? रेड कलर का हो रहा है. ठीक है? तो क्या ये एक फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल सही, ये एक फिजिकल चेंज है. क्यों एक फिजिकल चेंज है? क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं तो ये रेड हॉट हो जाता है, मगर जैसे ही हम इसको इस हीटिंग से बाहर निकाल देंगे, ठंडा करेंगे रॉड को, तो ये वापस अपने कलर को ऑब्टेन कर लेगा. ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास है PPNO3 ट्वाइस. ये क्या होता है? ये होता है लेड नाइट्रेट. इसे जब हम हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है ब्राउन कलर के फ्यूम्स ऑफ NO2. तो क्या ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? राइट, नया प्रोडक्ट बन रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ केमिकल चेंज. सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आज की अपनी डिस्कशन पे, जहां पे हमने सीखने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बट बिफोर दैट, क्या आप लोगों को याद है, आप लोगों ने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? तो जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि टाइप सीखने से पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है. So chemical reaction is the process of breaking the chemical bonds of the reacting substances, और reacting substances को हम बोलते हैं reactants, and the making up of new substances, और ये जो नए substances बनते हैं एक chemical reaction में उन्हें हम बोलते हैं products. अब इसका मीनिंग ये है कि supposedly हमारे पास A substance थी,
वो उस रिएक्ट की एक और सब्सटेंस के साथ बी, ठीक है, और उन दोनों के रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट बना, दैट इज सी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक केमिकल रिएक्शन। ए और बी सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और ये जो सी नई सब्सटेंस बनी है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सो ए प्लस बी गिविंग अ सी, दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन, ओके। और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स, और सी क्या है, एक प्रोडक्ट, एक नया सब्सटेंस जो ए और बी के रिएक्शन से बना। अब इस डेफिनेशन में आप एक चीज और देख रहे हो, एंड दैट इज यूजिंग ऑफ द वर्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें तोड़ना पड़ता है, तो नए सब्सटेंस बनते हैं, उनके बीच में नए बॉन्ड्स बनते हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस केमिकल बॉन्ड? So well, the chemical bond is the force that holds the atoms of a molecule together as in a compound. ठीक है, so I hope this is clear कि हमारे पास एक सब्सटेंस A है, एक सब्सटेंस B है। इस सब्सटेंस A के अंदर कुछ एटम्स हैं, ठीक है, वो एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, सिमिलरली हमारे पास भी सब्सटेंस है, उसमें भी एटम्स हैं, और उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में भी कुछ बॉन्ड्स हैं। हमें पहले उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, तभी वो अलग अलग होते हैं, और वो अलग अलग होंगे तभी वो नया मिक्स, नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे दूसरी चीज के साथ, दूसरे एटम्स के साथ, और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम्स को पकड़ के रखता है, और जब हमें कोई नया सब्सटेंस बनाना है, पहले इन पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, फिर वो आपस में रिएक्ट करते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, और इनफैक्ट उससे एक नया सब्सटेंस बनता है, right? So this is what we mean by a chemical reaction. A chemical reaction is the process of breaking the chemical bonds of the reacting substances. जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एटम्स के बीच में बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ेंगे, और नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, और नया सब्सटेंस बन जाएगा। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखें तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। पहले आपको इनके सबके नाम बताती हूँ, और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करना फिर शुरू करेंगे। सो सबसे पहले है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस, फोर्थ आर द डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिफ्थ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को भी पढ़ेंगे। देन वी हैव आइसोमराइजेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कैटालिटिक रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। सो ये हमारे पास टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हम आज की इस डिस्कशन में इन पहले तीन टाइप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। Let us start with the first type, that will be the direct combination or synthesis reactions. So direct combination और synthesis reaction से क्या मीनिंग बनता है? अगर हम वर्ड से ही सोचे, इंग्लिश मीनिंग सोचे, तो डायरेक्टली दो चीजों का कंबाइन होना, दो से ज्यादा चीजें भी कंबाइन कर सकते हैं, तो वो कंबाइन कर रहे हैं, आपस में मिल रही हैं, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रही हैं। सिंथेसिस भी ऐसे ही है कि हमने कुछ चीज को नई को सिंथेसाइज किया, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस है ए, उसे हमने रिएक्ट किया सब्सटेंस बी के साथ, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, ए बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, और हमारे पास एक नया सब्सटेंस सिंथेसाइज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ए बी, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप सिंपली अपनी नोटबुक पे लिखोगे तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसमें इंपॉर्टेंटली आप क्या देख रहे हो कि दो या दो से ज्यादा
सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे, मगर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना वो सिर्फ एक ही होगा। सो ये इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर है कि जितने मर्जी भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, मगर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, सो इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के हो सकते हैं, मगर जो बनेंगे मॉलिक्यूल्स वो सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस के होंगे। देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और द सिंथेसिस रिएक्शन। सो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है कार्बन। तो ये प्लीज सी नहीं है, जैसे हम ऊपर a प्लस बी इक्वल टू ए बी लिख रहे थे, ये सी नहीं है। हमने एक एलिमेंट लिया है जिसका सिंबल है सी, और वो कौन सा एलिमेंट होता है? यस, कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का O2। ठीक है, तो कार्बन को हम सिंगली लिखते हैं, ये मोनो एटॉमिक होता है, इसकी एटॉमिसिटी 1 होती है, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन की जो एटॉमिसिटी होती है वो 2। तो हमेशा वो अपने मॉलिक्यूल में कैसे एग्जिस्ट करेगा? O2 की फॉर्म में। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके फॉर्म करते हैं कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। राइट, तो इसके लिए बनाने के लिए, फॉर्मूला को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए है? आपको मालूम होना चाहिए है एलिमेंट्स के सिंबल्स और एलिमेंट्स की वैलेंसीज, और फिर आप कैसे उसका फॉर्मूला लिखते हैं। राइट, तो आई होप आप लोगों को याद है कि कार्बन की वैलेंसी या +4 या -4 हो सकती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये +4 वैलेंसी शो करेगा। उसके बाद ऑक्सीजन -2 होता है, इन दोनों को क्रिस क्रॉस करोगे, कार्बन के साथ 2 लिखोगे, ऑक्सीजन के साथ 4 लिखोगे, कॉमन को काट दोगे तो आपके पास आएगा CO2। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो हमारे पास है कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके फॉर्म कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये हुई एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास 2 सब्सटेंसेस थी, 2 एलिमेंट्स थे, कार्बन और ऑक्सीजन, और दोनों ने रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। ए और बी ने कंबाइन किया और ए बी नया प्रोडक्ट बना। कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, नया प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हो, यहाँ पे वी हैव कोल। ठीक है, तो कोल क्या होता है? कोल इज वन फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि आप अभी धीरे धीरे अपनी क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सो कोल इज वन फॉर्म ऑफ कार्बन। अब हमने यहाँ पे कोल को बर्न किया। बर्न करने के लिए क्या चीज चाहिए है? ऑक्सीजन चाहिए है, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। तो जब हम इसे बर्न करते हैं, सो इट इज रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ऑलराइट, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, मगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है दैट इज CO। CO मीन्स दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन का एटम मिलके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सो ऑक्सीजन के लिए वी हैव ऑक्साइड, और मोनो मतलब उसका एक एटम। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? डाई ऑक्साइड। तो एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, सो वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन हेयर फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको बैलेंस करने के लिए कार्बन के साथ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो कार्बन और ऑक्सीजन था, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम था, इधर 2 थे। राइट, तो आपने इसको यहाँ पे 2 किया। अगर यहाँ पे आपने 2 किया तो 2 कार्बन हो गए और इधर भी 2 कार्बन हो गए। सो आई होप आप लोगों को अपनी बैलेंसिंग भी अच्छे से आती है, क्योंकि मैं आगे अपकमिंग इक्वेशंस में आपको बैलेंसिंग नहीं बताने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को आती है।
ठीक है, अगर नहीं आती है तो प्लीज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में और इक्वेशंस की बैलेंसिंग को आप प्रैक्टिस कीजिए। परफेक्टली क्लियर। सो यहाँ पे अब आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, हमें क्या पता कौन सा कब बनेगा। यस, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही चीज सोची है कि हमें कैसे मालूम लगेगा। तो वेल उसका आंसर क्या है, प्लीज डू रिमेम्बर कि कार्बन जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता है, जब उसे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलती है बर्न करने के लिए, तो वो फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर उसे कंप्लीट ऑक्सीजन खुला आराम से ऑक्सीजन मिलती है तो वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आपने अभी कोल को बर्न किया था, कोल को आपने बर्न किया बाहर रख के, ठीक है, अपने टेरेस पे आपने रखा या अपने ओपन एयर में आपने रख के कोल को बर्न किया, तो उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मगर अगर आपने यही कोल को अपने बंद कमरे में रख के बर्न किया, तो पहले तो एयर में कुछ ऑक्सीजन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, मगर वो कमरा बंद है, आप होल को बर्न कर रहे हो, कमरे की ऑक्सीजन को यूज करते जा रहे हो, तो अगर वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अब जब कार्बन बर्न कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर आप बंद कमरे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंटर्स में बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अपने कमरे को वार्म करने के लिए कमरे में अंगीठी रख लेते हैं, उसमें कोल को बर्न करते हैं कि कमरा वार्म हो जाएगा, वो हीट एनर्जी देगा। ठीक है, मगर वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक पॉइजनस गैस है। अगर कमरा बंद होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, दिस कैन इवन कॉज डेथ। ठीक है, सो कभी भी हमें बंद कमरे में अंगीठी को नहीं जलाना चाहिए। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज आपने रिएक्शंस को पढ़ते हुए सीखी। ठीक है, सो प्लीज डू रिमेम्बर, कार्बन जब भी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा, इट विल बी फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, और जब वो एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगा, देन इट विल बी प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ग्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनमें से अगर हम एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करें या हम इन दोनों को इकट्ठे से बर्न करें, तो व्हाट प्रोडक्ट विल बी, दैट विल बी H2O, दैट इज वाटर। एंड दिस इज माय फेवरेट कंपाउंड, क्योंकि वाटर के बिना हम रह नहीं सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरे चैनल का भी नाम है H2O chemistry. Alright, so H2 plus O2 is going to combine to give us water. So next है हमारे पास example sulfur plus oxygen giving us sulfur dioxide. ठीक है, सो अगेन ये क्या एग्जाम्पल है, ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास दो सब्सटेंसेस है, दोनों सब्सटेंसेस ने कंबाइन करके क्या फॉर्म किया, अ सिंगल सब्सटेंस। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो अब यहाँ पे अब ये चारों आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो जो आपने वन बाय वन अभी देखे थे। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वाटर और ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, या जब का हाइड्रोजन बर्न करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या देगा, वाटर देगा। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है, वो कब मिलेगा, जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, ज्यादा अगर होगी ऑक्सीजन तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब इन सब एग्जाम्पल्स में एक कॉमन चीज है, वो ये है वेल कि इन सब एग्जाम्पल्स में हमारे पास दो एलिमेंट्स थे जिन्होंने कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में सिर्फ एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड को फॉर्म करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्स ही कंबाइन करके जब कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके भी एक
नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, दो कंपाउंड्स मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, उसे भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। सिर्फ नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जितने मर्जी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो उनके कंबाइन करने से हमें एक सिंगल सब्सटेंस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास अब अगला एग्जाम्पल कहाँ किसका है, एक एलिमेंट और कंपाउंड की रिएक्शन का। सो वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी और तो वो फॉर्म कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कार्बन को अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिलेगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, ज्यादा मिल जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, क्योंकि जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? गुड। रिएक्शंस भी पढ़ रहे हैं, मजेदार कहानियां भी सीख रहे हैं। आई होप यू आर लाइकिंग इट। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन फर्दर। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जहां पे दो कंपाउंड्स कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमोनिया। सो NH3 क्या होता है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस मिली किसके साथ? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? दोनों है कंपाउंड। इन दोनों के मिक्सचर से मिलता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl को हम क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक होता है NH4 पॉजिटिव आयन जिसे हम बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, और साथ में हमारे पास है क्लोराइड आयन, सो Cl नेगेटिव। इन दोनों के कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा? NH4Cl। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसे क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। सो NH3 and HCl they combine to give us ammonium chloride. Again, दो कंपाउंड्स थे मगर उन दोनों के कंबाइन करने से एक नया प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ, that is called as ammonium chloride. So this is also an example of a combination or a synthesis reaction. अब हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट where we can show a combination reaction taking place. ठीक है, सो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे। देखते हैं एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ओनली। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, एक थ्रेड सा है मैग्नीशियम का। उसको हमने एक पेयर ऑफ टोंग्स के साथ पकड़ के बर्नर के अंदर हीट किया। जब हम इसे हीट करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? बर्निंग में ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट से कलर का रेजिड्यू है जो कि यहाँ पे नीचे हम कलेक्ट कर रहे हैं इन द चाइना डिश। और जब ये मैग्नीशियम बर्न करता है ऑक्सीजन में, ये बहुत ही सुंदर डैजलिंग लाइट, चमकदार लाइट को प्रोड्यूस करता है। आप देखना चाहते हो उस लाइट को? एक और पिक्चर दिखाती हूँ। So this is the actual experimental setup. ये टोंग्स के साथ मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है और यहाँ पे नीचे बर्नर से हम उसे हीट कर रहे हैं। और जब हम हीट करते हैं तो ये इतनी ब्यूटीफुल लाइट आप देख सकते हो। So this is the dazzling light of magnesium burning in air. Complete reaction क्या होगी? हमारे पास है magnesium reacting with oxygen and this is going to be producing magnesium oxide. ठीक है, सो ये कैसी रिएक्शन होगी? ये होगी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास अगेन दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, दैट इज हीटिंग ऑफ लेड सल्फाइड। ओके, सो अब यहाँ पे मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो नहीं है मगर मैं आपको लेड सल्फाइड दिखा सकती हूँ। लेड सल्फाइड एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ऑब्वियसली अगेन इसका रिएक्शन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन है और ये प्रोड्यूस करेगा एक वाइट कलर का कंपाउंड, दैट इज लेड सल्फेट। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन अगर हम लिखें तो वी हैव लेड सल्फाइड जो कि एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है, उसे हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और उसने फॉर्म किया लेड सल्फेट। ठीक है, आई होप
दिस इज क्लियर टू यू पीपल। इनके मैं आपको कलर्स इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट कि आपको ये कलर्स याद रहे। आपने जब पिक्चर्स देखी हुई होती हैं तो आपको वो चीजें याद रह जाती हैं। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो मैक्सिमम उन पिक्चर्स को जो आपको कलर्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। ठीक है, सो लेड सल्फाइड एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट को फॉर्म करता है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब और जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। N2 एंड ऑक्सीजन एट अ टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है एंड दैट प्रोड्यूसेस NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, मगर आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये जो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है उसमें सिंगल फॉस्फोरस नहीं होता। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी होती है 4, 4 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ P4 और P4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी P4O10। ओके, so this is essentially nothing but phosphorus pentaoxide, मगर वो कैसे एग्जिस्ट करता है? in the form of P4O10। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास है जिंक और ऑक्सीजन का रिएक्शन। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस करेगा जिंक ऑक्साइड। क्या आपको याद है हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी कुछ पढ़ाई की थी? याद आया कुछ? चलो मैं दिखाती हूँ आपको। सो हमारे पास जिंक ऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो वो किस कलर का होगा? वो होगा येलो। सो इट इज गोइंग टू बी येलो व्हेन हॉट। और जब ये ठंडा हो जाता है तब इसका कलर क्या होता है? याद आया? यस, आपको याद आ गया। आपने ये पिक्चर देखी थी पिछली बारी, मैंने आपको दिखाई थी कि जिंक ऑक्साइड जब ठंडा होता है तो व्हाइट कलर का होता है, मगर जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन में पहले क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड जो कि हॉट होगा तो आप उसका येलो कलर देखोगे और जब आप उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दोगे ठंडा होने के लिए तो उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, सो जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। और हमने इसके बारे में ये भी बात की थी कि ये कैसी रिएक्शन है, ये कैसी चेंज है एग्जैक्टली? वेल, इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? यस, दिस इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जब येलो होता है तो भी वो जिंक ऑक्साइड ही होता है और जब वो ठंडा होके व्हाइट कलर शो करता है तो भी वो जिंक ऑक्साइड ही होता है। तो उसकी कॉम्पोजिशन में तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज कलर में चेंज आया। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट चेंज? इट इज गोइंग टू बी अ फिजिकल चेंज। सो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगेन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। आयरन और ऑक्सीजन मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है? Fe2O3। कुछ याद आया आपको? अगर आपके पास आयरन का एक पीस हो, एक आयरन की एक चेन हो और आप उसको बाहर ही छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? यस, वो रस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन ना रहकर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी दिस पिक्चर दैट यू हैड सीन। ये हमारे पास एक चेन थी और इसको हमने बाहर ऐसे ही छोड़ दिया, हम भूल गए। बाहर मॉइस्चर भी था, ऑक्सीजन भी थी और इसके ऊपर रस्टिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो एक लेयर बन गई आयरन के ऊपर ऑफ द आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3। याद आया आप लोगों को? गुड। सो ये कैसी चेंज है? ये एक केमिकल चेंज है। और ये कैसी रिएक्शन है? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहां पे दो एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक कंपाउंड। ठीक है, और अगर हमने पिछले लेक्चर में जैसे इसको इक्वेशन को लिखा था उसमें हमने क्या लिखा था? साथ में यहाँ पे H2O, X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे डॉट डाल के XH2O लिखा था हमने इसको। तो हमने इसको इस तरीके से पिछली बार रिएक्शन को लिखा था। सो एसेंशियली इट इज द सेम कि वाटर की प्रेजेंस में आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है मर्करी, और मर्करी और ऑक्सीजन अगेन मॉइस्चर की प्रेजेंस में मिलके फॉर्म करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है, ऑरेंज रेड कलर, जिसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस में इसकी ऑपोजिट रिएक्शन दिखाने वाली है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी बनता है। सो ये मुझे आपको अभी अपनी पिक्चर में दोबारा से दिखाना है, जिसे आपने पिछली बार भी केमिकल चेंज के एग्जांपल्स में देखा था, and that will be the next type of reactions that we will be learning, the decomposition reactions. नेक्स्ट अब एक और एग्जाम्पल, कुछ और जल्दी से एग्जाम्पल्स अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। कॉपर और ऑक्सीजन मिलके फॉर्म करते हैं कॉपर ऑक्साइड, और ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन मिलके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइम। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके फॉर्म करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं। क्या मतलब इसका, आपको समझाती हूँ। अब आप ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड से पहले एक चीज और लिखी हुई है, एक और रिएक्शन लिखी हुई है जिसे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मगर जस्ट अंडरस्टैंड करो क्योंकि ये सारे नाम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वो हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे अभी हम स्टडी करेंगे, डू नॉट वरी, इसकी डिटेल हम अभी बाद में बात करेंगे। मगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इसे हम मार्बल भी बोलते हैं। तो जो आप अपने घर में जब फ्लोरिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग मार्बल के फ्लोर्स लगवाते हैं, तो वो जो मार्बल है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली बहुत सारे मार्बल के स्टैचूज होते हैं, तो हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इज मार्बल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन, ठीक है। ओके, इसको जब हम हीट करते हैं ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहाँ से भी बना सकते हैं? कैल्शियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से भी बना सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। कैल्शियम कार्बोनेट भी एक सॉलिड था, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक सॉलिड है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइम। इसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसे याद रखना है। सिर्फ 9th क्लास में नहीं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ रहे हो तो आपको इसको कम से कम 12th तक तो याद रखना ही है। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम। अब क्विकलाइम हमने लिया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेके उसके ऊपर उसके छींटे डाल दिए, तो वो जो पानी है वो ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अभी भी एक सॉलिड है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही पानी डाला था, तो वो अभी सॉलिड ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं हम इसे? स्लेक्ड लाइम। ओके, उसके बाद हम इसके अंदर और पानी डाल देते हैं। तो जब हम इसके अंदर और पानी डाल देते हैं तो ये बिल्कुल जैसा दूध होता है ना, वैसा सा वाइट टर्बिडिटी सी दिखाई देती है। ओके, और इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। और उसमें अगर हम और पानी डाल दें तो अब ये जो व्हाइट टर्बिडिटी है वो भी गायब हो जाएगी, बिल्कुल एक क्लियर सोल्यूशन बन जाएगी, क्योंकि अब उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत कम होगा, पानी ज्यादा होगा। तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर घुल गया, पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा? एक क्लियर सोल्यूशन, और इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है। अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर is called as lime water. A wide turbidity of calcium hydroxide in water is called as milk of lime. Solid calcium hydroxide is called as slaked lime. Calcium oxide is called as quicklime, and calcium carbonate is called as limestone. Please do remember this very well. ओके, ये आपके बहुत काम का है, और इनफैक्ट ये जो आप नोट्स अभी बना रहे हो प्लीज डू कीप देम, क्योंकि ये आपको
क्लास 10th 11th 12th सब में बहुत काम आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस है हमारे पास है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये केमिस्ट्री में अगर हम इसको कह रहे हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, तो उसका मीनिंग क्या होगा, किसका ब्रेक डाउन होगा, देखते हैं। तो हमारे पास है एक सब्सटेंस AB, हमने कर देना है इसका ब्रेक डाउन। ठीक है, और ब्रेक डाउन करने पे हमें मिलेगा क्या, A मिल रहा है और B मिल रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। AB एक रिएक्टेंट है जिसने डीकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फॉर्म किया, तो वेल उस रिएक्शन हमको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। When molecules of one substance split into two or more simpler substances, the reaction is called as a decomposition reaction. तो इन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंथेसिस रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि दो सब्सटेंसेस थे, वो कंबाइन करके एक सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास एक ही सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को फॉर्म कर रही है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट फॉर्म क्या होगा, एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। वहां पे एक सब्सटेंस का सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे एक सब्सटेंस है और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में आपको सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट दिखाई देगा, और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एक सिंगल रिएक्टेंट दिखाई देगा। ओके, सो हम इसके भी अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो पहले एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपने अभी देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने आपको अभी बताया क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं, और ये जो आप यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल इस एरो के ऊपर देख रहे हो, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस रिएक्टेंट को हीट किया। ठीक है, तो जब भी आपको एरो के ऊपर ये ट्रायंगल दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हें हीट किया जा रहा है। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया है, हीट किया है, और हीट करने पे क्या प्रोड्यूस हुआ, अभी बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस ओडरलेस गैस होती है। अब ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस है, उसके अंदर क्या है, हमारे पास कुछ एटम्स हैं। एटम्स के बीच में क्या है, एटम्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स हैं। उन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा तभी तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल था, उसके बीच में बॉन्ड्स थे, उन बॉन्ड्स के जो मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम्स थे उनके बीच में बॉन्ड्स थे, उनको हमने तोड़ा और हमारे पास कुछ और छोटे छोटे सब्सटेंसेस बन के आ गए। ठीक है, इसका मतलब है हमें उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ा। प्लीज डू रिमेम्बर, जब भी बॉन्ड्स को तोड़ना होता है तो हमें एनर्जी चाहिए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर एक रस्सी है, ठीक है, तो आपको एक रस्सी को तोड़ना है, उस रस्सी को तोड़ने के लिए, या आपके पास एक स्टिक है, आपको स्टिक को तोड़ना है, तो उस स्टिक को तोड़ने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब भी बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, बॉन्ड्स जब भी ब्रेक करते हैं, हमेशा याद रखना आपको उसके लिए एनर्जी देनी होगी। एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। ठीक है, मगर जब बॉन्ड का बनना होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, whenever there is going to be formation of a bond, energy will be released. ये एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप डिटेल में बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को पढ़ोगे तब आपको फिर से ये बात याद दिलाई जाएगी। मगर हम अच्छे बच्चे हैं, हम जब भी शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, हर एक छोटी छोटी चीज को याद करते जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस को तोड़ के दो या दो से ज्यादा छोटे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया, तो वेल हमारे पास क्या है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें हमेशा एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी किस तरीके से हम सप्लाई कर सकते हैं, वेल एनर्जी हम सप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, in the form of light, in the form of electricity, etc. तो हीट के साथ ब्रेक डाउन करो, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था और उसका ब्रेक डाउन हो गया इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनके साथ हम इसकी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हीट हमारा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि डिकम्पोजिशन कॉज कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर लाइट की वजह से ये डिकम्पोजिशन हो तो हम उसे बोलते हैं फोटोलिसिस रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो तो वी कॉल दैट टू बी अ फोटोलिसिस रिएक्शन। और तीसरी है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अगर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, और थर्मल मतलब हीट, हीट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। सो ये हमारे पास तीन मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है अंडर द हेडिंग ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे अगेन मैं आपको एग्जांपल्स के साथ वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। सो सबसे पहले हमारे पास थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच आर ब्रॉट अबाउट बाय हीट। For example, we have when red hot solid mercuric oxide is heated, it decomposes to give mercury and oxygen. तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में दिखाया था। हमारे पास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने हीट किया, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी और पीछे क्या यहाँ पे आपको डेपोजिशन दिखाई देगी किसकी, मरकरी की, जो कि आपको यहाँ पे सिल्वर सिल्वर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सिल्वरी कलर का डेपोजिशन है मरकरी का, which has been produced on heating mercuric oxide, which was a reddish orange color compound. ठीक है, और हमने अभी जो रिएक्शन पढ़ी थी सिंथेसिस रिएक्शन में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मरकरी और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वो वाला मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। अब इसका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये आपको वापस यही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, सो इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग, दिस इज गोइंग टू गिव अस Hg and O2. ओके, सो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगेन वही एग्जाम्पल है जो कि हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। मैं आपको बार बार उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कंसेप्ट कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप कम रिएक्शंस के साथ एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो और फिर और बहुत सारी वैसी रिएक्शंस को सीख लो। सो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास है जिंक कार्बोनेट। केमिकल फिजिकल चेंज वाले लेक्चर में मैंने आपको जिंक हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दिया था। तो जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो आई होप यू रिमेंबर कि जिंक ऑक्साइड और वाटर बनता है। जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन भी लिख दूं क्योंकि हमने उसको पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। सो जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो दैट विल बी प्रोड्यूसिंग जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैव जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोक्साइड से जिंक ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो एसेंशियली इन दोनों में अगेन क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यस, जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड जब बनेगा तो येलो कलर का होगा, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो व्हाइट कलर का होगा। अब आप लोग सब सीख चुके हैं। ठीक है, गुड। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पोटाशियम नाइट्रेट।
पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 को जब हम हीट करते हैं तो वो फॉर्म करता है पोटाशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है? दिस इज पोटाशियम नाइट्रेट, NiTrate, और ये क्या है? पोटाशियम नाइट्राइट, सिर्फ नाइट्राइट लिख रही हूं मैं। ठीक है, सो एक में है NO3 नेगेटिव एनायन और दूसरी साइड पे है NO2 नेगेटिव आयन। इसमें आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का नंबर इससे ज्यादा है, तो जहां पे भी ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा वो वाला आयन होता है 8, और जहां पे ऑक्सीजन का नंबर होता है कम उस वाले आयन को हम क्या बोलते हैं? 8। ठीक है, दो ही एलिमेंट्स से ये बना है, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर जिसमें ज्यादा होगा उस वाले को हम बोलेंगे 8, और जिसमें ऑक्सीजन का नंबर होगा कम उसको हम बोलेंगे 8। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सल्फेट और सल्फाइट, SO4-2 और SO3-2। ये क्या हो जाएगा? ये होगा सल्फेट और ये होगा सल्फाइट। ठीक है, सो हमेशा ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि जिसमें ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा वो वाला 8 होता है, और जिसमें ऑक्सीजन का नंबर 1 कम हो गया दैट विल बिकम एज 8। ओके ओके, सो हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो हमें देता है पोटाशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। एक ही सब्सटेंस था, हीट किया था और उसने हमें दिया दो कंपाउंड सिंपलर वाले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगेन इसको भी आपने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, हमारे पास है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, इसे हमने हीट किया तो ये क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही कंपाउंड था उसे आप हीट कर रहे हो। ठीक है, और हमने इसे क्या बनाया? लेड ऑक्साइड बना, और NO2 गैस रिलीज हुई जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, और साथ में एक कलरलेस गैस दैट इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। तो दो गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, एक कलरलेस दैट इज ऑक्सीजन और एक NO2 दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर गैस, और साथ में लेड ऑक्साइड इज गोइंग टू बी द रेजिड्यू दैट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज द फोटोलिसिस रिएक्शन। सो फोटो मतलब क्या था? लाइट, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। सो ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं विच आर गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट बाय लाइट। फॉर एग्जांपल है हमारे पास HI, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, इसको जब हम लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराएंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग हाइड्रोजन दैट इज H2 एंड आयोडीन दैट इज I2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है HClO। अब HClO क्या होता है? HClO होता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड HClO। ठीक है, ये लाइट की प्रेजेंस में, दैट इज सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करके फॉर्म करेगा HCl एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब हमारे पास अगेन एक ही कंपाउंड था और उसको हमने लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराया और दो सब्सटेंसेस फॉर्म हुए, दैट इज HCl and O2। सो दिस इज photolysis reaction, a type of decomposition reaction. एक और important reaction, we have AgBr। AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम छोड़ देते हैं तो दैट इज गोइंग टू कॉज अ ब्रेकडाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। सिल्वर एक सॉलिड और ब्रोमीन एक गैस, और इसकी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास, और वो क्या है? वेल, अगर आप इसको यहाँ पे देखें कि ये क्या है तो आप लोगों ने शायद ना भी देखा हो, क्योंकि ये पुराने जमाने में फोटोग्राफी के काम आता था। आजकल तो आप डिजिटल कैमरास यूज करते हैं, अपने मोबाइल पे ही पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। पुराने जमाने में ये रोल्स होते थे जो कि हम कैमरास में डालते थे और उससे पिक्चर क्लिक करते थे, और फिर हमें इसको डेवलप करने के लिए देना पड़ता था।
तो इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करके फॉर्म करता है सिल्वर और ब्रोमीन, एंड दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स निकल के आती थी। डिटेल में अभी हमें इसके प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट जस्ट रिमेंबर दैट AGBR was used in black and white photography. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस इज गोइंग टू बी लाइट. So the decomposition reactions which are brought about by electricity, they are called as electrolysis reactions. For example, we have the electrolysis of acidulated water. इसका मीनिंग क्या है कि हम वाटर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली चीज. और ये एसिडुलेटेड का मीनिंग है, एसिडुलेटेड का मतलब है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं, राइट. सो वाटर इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा. इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा सा, बस जरा सा एसिड डाल देते हैं, और वो एसिड डिसोसिएट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. और एक बार इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो देन इट विल बी कॉजिंग द डिसोसिएशन ऑफ वाटर. ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो. वी हैव H2O. इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इट विल बी ब्रेकिंग डाउन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे आप उसका सेटअप भी देख सकते हो. ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हम उसके पानी के ऊपर ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस अपवर्ड यहाँ पे इस पोजीशन पे कलेक्ट हो जाएंगी बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, और ये उसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. अगेन आपको इसकी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, उन्हें हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं. ठीक है, सो हम अभी इसको बारे में और बात नहीं करेंगे. सिर्फ मैंने ये आपको पिक्चर्स इसलिए दिखाई हैं कि आप उसको देख सको कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बन रही है बाय द breakdown of water by the passage of electricity. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन. सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, दैट इज सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सोडियम एंड क्लोरीन. ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आपको जो चीज याद रखनी है वो है कि हम यहाँ पे कौन सा सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड दैट इज द कॉमन सॉल्ट. आप लोगों को मालूम है कि वो एक सॉलिड है. ठीक है, और सॉलिड्स का हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं. हमें अगर उनका इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो दो चीजें पॉसिबल है. एक तो या आप इसको मेल्ट कर दो. ठीक है, आप इसको मेल्ट करके आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो, या आप उसकी एक्विस सोल्यूशन दे लो. क्या बोला मैंने बोला उसकी एक्विस सोल्यूशन दे लो, एक्विस सोल्यूशन. ठीक है, एक्विस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्विस का मतलब होता है एक्वा से बना है एक्विस, और एक्वा इज व्हाट, एक्वा इज वाटर. ठीक है, तो वाटर के अंदर हम सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन बना लें और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख के NaCl ब्रैकेट में AQ. इसका मतलब है कि ये इसकी वाटर में सोल्यूशन बनी हुई है, तब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं. मगर अगर हम एक्विस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा. उस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज सोडियम एंड हाइड्रोजन. क्लोरीन गैस नहीं बनती उस केस में, उसमें बनता है सोडियम एंड हाइड्रोजन. इसलिए आपको अभी उसके सब डिटेल्स, ये सिर्फ आपकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए है क्योंकि अभी आप इस चीज को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मगर आपको हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझना चाहिए. ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड लिया है, प्लीज डू रिमेम्बर वो कौन सा लिया है, हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है. जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम और क्लोरीन. बस फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, बाकी सब आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको
आगे अपनी पढ़ाई में काम आएंगी। ठीक है, सो फाइनली हम चलते हैं आज अपनी लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी पे, और वो है थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। अगेन डिसोसिएशन का मतलब क्या है? अलग अलग होना। ठीक है, और थर्मल का मतलब क्या है? हीट। तो हीट किसी चीज सब्सटेंस का अलग अलग होना करवा रही है। ओके, अब यहाँ पे अगेन रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज ए बी। ए बी को जब हम हीट कर रहे हैं तो दैट इज गिविंग अस व्हाट? इट इज गिविंग ए प्लस बी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले जब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, या हम अब यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, तो थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन में फर्क क्या हुआ? वहां पे भी हमने सब्सटेंस ए बी लिया था और प्रोडक्ट ए प्लस बी फॉर्म किया था। यहाँ पे भी हम ए बी सब्सटेंस ले रहे हैं और उसे ए प्लस बी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस में फर्क क्या है? वेल, मैं आपको यहाँ पे उसको भी लिख के दिखाती हूँ, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन जनरल। और अगर मैं यहाँ पे एक डेल्टा का साइन, ये जो छोटा ट्राइंगल होता है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो ये अगर मैं इसके ऊपर ये बना दूं तो ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? ये बन जाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन में फर्क क्या है? फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, आप छोटे होते गेम खेलते थे ना, कि यहाँ पे आपके पास दो चीजें दिखी हुई हैं, आप उन दोनों में डिफरेंस बताओ। क्या कोई डिफरेंस है? यस, यहाँ पे एक डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो है इस एरो का, जो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंटली बनाया हुआ है। गलती से नहीं बनाया है, इसको सोच समझ के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इस वाली एरो का मतलब होता है कि ये ए बी से ए प्लस बी बन रहा है। ठीक है, तो ये एरो किधर पॉइंट कर रही है? ये ए प्लस बी की तरफ पॉइंट कर रही है। ए बी डिकम्पोज करके ए प्लस बी फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आप एरो देख रहे हो, इसका एरो हेड दोनों तरफ है। इसका मतलब ये है कि ए बी से हम ए प्लस बी भी बना सकते हैं, और ए प्लस बी से हम ए बी भी बना सकते हैं। तो ये कैसी रिएक्शंस होती हैं? ऐसी रिएक्शंस को ही हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जब हम अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म कर सकें और प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए वापस अगर हमें रिएक्टेंट्स मिल जाएं, तो वेल उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे, बट अ थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कैसी रिएक्शंस होती हैं? इसके अंदर भी एक सब्सटेंस डिसोसिएट करके दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बनाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ओके, फॉर एग्जांपल NH4Cl को अगर हम हीट करेंगे, सो दिस विल बी गिविंग अस NH3 plus HCl। मगर अगर हम NH3 और HCl का दोबारा से रिएक्शन करा दें, तो वेल ये हमें क्या वापस दे देगा? NH4Cl। ठीक है, सो ये कैसी रिएक्शन है? वेल ये रिएक्शन होगी एक रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एग्जांपल पहले आप देख लो। सो वी हैव N2O4, जब हम इसे हीट करेंगे दिस विल बी गिविंग अस NO2, बट NO2 के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके N2O4 वापस फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये कैसी रिएक्शन है? यस, नाउ इट इज रिटन आउट। सो दीज रिएक्शंस दे आर रिवर्सिबल unlike the thermal decomposition reactions. So thermal decomposition reactions में और thermal dissociation reactions में क्या फर्क है? उनकी रिवर्सिबिलिटी का, इस एरो के साइन का। ठीक है, तो जब आपको वहां पे एक रिएक्शन गिवन हो और जिसके ऊपर यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट हो, और आपके पास एरो जो हो वो रिवर्सिबल वाला एरो शो हो रहा हो और दो प्रोडक्ट्स बन रहे हो, तो वो होगी एक थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। और अगर यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट हो, एक सिंगल सिंपल वाला एरो हो और उसके ऊपर हीट बना हुआ है और दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ग्रेट। सो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इज h2chemistry@gmail.com. So see you again for the next lecture, and one more thing,
प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए, बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड करेंगे। ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम। पढ़ते रहिए, मजे से जीते रहिए। गॉड ब्लेस यू।